तो हम लोग बात कर रहे थे कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री थे जो पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आए थे। उन्होंने सरकार बनाई थी और अब ये उम्मीद की जा रही थी कि वे डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों स्तरों पर कुछ मजबूत निर्णय ले सकेंगे। एनालिस्ट ये भी वॉच कर रहे थे और देख रहे थे कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार की होगी, क्या कुछ उसमें नया होगा या जो पहले से चली आ रही है भारत की फॉरेन पॉलिसी उसी को रीपैकेज करके प्रस्तुत किया जाएगा। मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय उन्होंने काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लिए थे। उन्होंने व्यापार के लिए गुजरात को ओपन किया था, उन्होंने चीन जापान जैसे देशों की यात्राएं भी की थी और इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में वे इसको कंटिन्यू करेंगे और इंडिया का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो नरसिम्हा राव ने शुरू किया था और एक इकोनॉमिस्ट के रूप में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उसको जारी रखा था। तो जो नए प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, वो भी इसको कंटिन्यू करेंगे और ये देखना था कि वो रिलीजन और इकोनॉमी दोनों में कैसे बैलेंस स्थापित करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे उसी समय गुजरात में काफ़ी कुछ दंगे हुए थे, गोधरा कांड हुआ था और एक जो रॉयट्स हुए जिसमें माइनॉरिटी जो कम्युनिटी थी उसको नुकसान पहुंचा था और उसकी वजह से अमेरिका ने मोदी जी को अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया था। तो अब ये देखना था कि जो हिंदुत्व का कार्ड है उसको मोदी जी किस तरीके से प्ले करते हैं और इकोनॉमी और रिलीजन, धर्म और अर्थ दोनों में किस तरीके से वो रिश्ता बनाते हैं और साथ ही साथ भारत और जो मेजर फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके बीच में किस तरीके के रिश्ते अब बनेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग किया, यानी सभी विदेश नीतिगत निर्णय पीएमओ में लिए जाने लगे और प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे इन्वॉल्व हुआ। जिस प्रकार से नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने विदेश नीतिगत निर्णय वो स्वयं लिया करते थे और पीएमओ से ही डायरेक्टेड होते थे ये सभी निर्णय, तो यही काम मोदी जी ने भी किया और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग था, इट हैपेंड एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाज इन्वॉल्व्ड इन इट। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण देखी गई वो ये कि while religious diplomacy played an important role, the version of Hinduism that Modi ji had adopted in foreign affairs is more inclusive than the one which was displayed in domestic politics। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने रिलीजन को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने का काम किया या ज़्यादा ब्रॉड बनाने का काम किया। उनको शायद मालूम था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उन कार्ड्स को प्ले नहीं कर सकते हैं जो आंतरिक स्तर पर जनमत को अपील करते हैं। तो ये एक अच्छा कदम था क्योंकि हम राज्य के अंदर और देश के बाहर दोनों प्रकार की राजनीति में एक प्रकार का जो एटीट्यूड है वो नहीं रख सकते। तीसरी जो बात देखी गई मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में वो ये कि India's foreign economic policy has adopted a distinct nationalist tone। मेक इन इंडिया का जो उनका कार्यक्रम है वो इस बात को जाहिर करता है कि भारत अपने देश में ही चीज़ों को बनाए, आत्मनिर्भर बने।
तो जो नेशनलिस्ट फर्वर है इकोनॉमी में, वो देखा जा सकता है। चौथी बात जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में शुरुआत से ही दिखाई दिया, वो था नेबरहुड फर्स्ट। जब वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, उनकी पद ग्रहण समारोह के लिए उन्होंने सभी पड़ोसी देशों के जो राज्याध्यक्ष थे उनको आमंत्रित किया था। तो even before swearing in as a prime minister, Modi ji had invited all heads of neighboring states to his this ceremony. तो जो नेबरहुड फर्स्ट का जो विचार है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और फाइनली, despite attempts at imparting his personal stamp, India's foreign policy towards major partners and in most issue areas remained similar to those of the previous administration. यानी जब बड़े देशों की बात आती है तो हम देखते हैं कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी जैसा कि प्रीवियस रिजीम में था, एडमिनिस्ट्रेशन में था, उसी प्रकार की रही। अमेरिका के साथ भारत के संबंध मनमोहन सिंह के समय में भी काफ़ी सुधर चुके थे और उस दौरान सिविल न्यूक्लियर डील पर भी साइन हुआ था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत के साथ अच्छा संबंध उनका था और उन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील को सीनेट में पास कराने के लिए काफ़ी मेहनत भी की थी। तो इस दृष्टि से देखें तो मोदी जी ने भी उसको जारी रखने का काम किया और इसके अलावा चीन के साथ भी संबंध पर बातचीत चल रही थी और बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा व्यापार के दृष्टि से दोनों देशों के बीच में वार्ताएं हो रही थी, तो उसको भी जारी रखा गया। यानी जो पहले से फॉरेन पॉलिसी जिस प्रकार की थी उसको कंटिन्यू रखा गया। इनफैक्ट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक ये खास बात दिखती है कि इसमें कंटिन्यूटी मौजूद रही है। ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है कि कोई मेजर चेंज कर दिया गया हो फॉरेन पॉलिसी में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय में, तो वो हम नहीं देखते हैं। तो दिस वाज कंटिन्यूड इन मोदीज regime also। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो ज़रूर ये कहा गया कि वे अपनी छाप फॉरेन पॉलिसी पे छोड़ रहे हैं और जिसको मोदी डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया। मोदी डॉक्ट्रिन जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन आपने पहले पढ़ा था, उसी तरीके से ये कहा गया कि मोदी जी के द्वारा जो नेबरहुड के साथ जिस तरीके से उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, नेबरहुड फर्स्ट की नीति को अपनाया जा रहा है, इट इज़ वेरी मच लाइक गुजराल डॉक्ट्रिन। जो पूर्व में गुजराल के द्वारा जो डॉक्ट्रिन दी गई थी उसी तरीके की डॉक्ट्रिन इसको भी कहा गया। तो if we look at Modi's foreign policy, then we can see that he has tried to focus on building India's regional as well as global power status through a greater emphasis on economic diplomacy and more muscular foreign policy। आप शायद इससे एग्री करेंगे कि भारत के द्वारा अभी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अपनाई जा रही है और इंडिया हैज़ कम आउट एज मोर मस्क्यूलर स्टेट। यानी अभी तक हम सॉफ्ट पावर पर ही ज़्यादा बल देते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों में भारत की जो मिलिट्री जो माइट है उसको भी प्रदर्शित भी किया गया है और उसका कुछ प्रयोग भी किया गया है। वो चाहे पाकिस्तान के साथ जब उरी का हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने लगभग 8-10 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, या इसके अलावा अभी जो बालाकोट का केस है उसको आप देखें तो कहीं ना कहीं
we find that मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो इफ वी डिफाइन Modi doctrine, then we can say that in this focus has been on building India's regional as well as global power status through a greater focus on economic diplomacy and more muscular foreign policy. ब्रह्म चलानी जो एक फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं, उनके द्वारा मोदी डॉक्ट्रिन को इस तरीके से परिभाषित किया गया है, और इसमें काफ़ी कुछ हम जिस्ट पा लेते हैं मोदी की फॉरेन पॉलिसी की, कि कैसे भारत ने आज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर बल दिया है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। इनफैक्ट इसको लेकर आरटीआई तक कर दी गई कि मोदी जी ने किन किन देशों की यात्राएं की और कितना पैसा उसमें खर्च किया गया, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ऐसे कई देशों में मोदी जी गए जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री इसके पहले गए ही नहीं थे। इसके अलावा उन देशों की भी यात्रा की गई, पड़ोसी देशों की, जहां पर अनेक वर्षों से हमारे कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे। जैसे श्रीलंका की उन्होंने यात्रा की, जहां लगभग पिछले 30 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं था। नेपाल जहां 17 वर्षों से कोई नहीं गया था। तो ऐसे जो यात्राएं थी उसको मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में अपनाया, यानी यात्रा कूटनीति जो कभी ख्रुश्चेव ने अपनाई थी उसको हम देखते हैं कि मोदी जी ने अपनाया, और उसके ज़रिए से उन्होंने विदेश में भारत के प्रति जो समर्थन था उसको जुटाने का काम किया। अमेरिका की उन्होंने 4 बार यात्रा की। कहाँ अमेरिका ने उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, और अब अमेरिका की उन्होंने 4 बार यात्राएं की। इसके अलावा इंडियन ओशन के जो छोटे आइलैंड स्टेट्स थे, जिसमें मॉरिशस भी है, सेशल्स भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इन सब की उन्होंने यात्राएं की। जापान के साथ संबंधों को बेहतर बनाया गया, यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया गया। अभी तक ये हम लोग देखते थे कि जापान इत्यादि को सुदूर पूर्व का नाम दिया गया था, लेकिन मनमोहन सिंह के समय में भी, उसके पहले नरसिम्हा राव के समय से ही भारत के द्वारा इसे चेंज किया गया था। सुदूर पूर्व की जगह, फार ईस्ट की जगह, इसको ये माना गया था कि ये अमेरिका के लिए फार ईस्ट हो सकता है, परंतु हमें अमेरिका की दृष्टि से जापान को नहीं देखना है, हमारे लिए तो ये पड़ोसी देश है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो नरसिम्हा राव ने अपनाई, और उसके बाद अब मोदी जी के समय में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया गया। जापान के साथ भारत ने अपने संबंधों को बेहतर बनाया, व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए जापान के साथ में। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ भी संबंधों को बेहतर बनाया गया, और ये समझा गया कि मैरीटाइम डिप्लोमेसी का क्या महत्व है। इसके अलावा भारत ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में भी, यानी जो वो देश जो कभी यूएसएसआर के अंग हुआ करते थे, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्थान्स, यानी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरीके के जो राज्य थे, उनके साथ भी भारत ने संबंध बनाने का काम किया। अभी भी आपने पढ़ा होगा अखबार में कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को विज़िट किया और उनके साथ बातचीत की, और इस समय जो साउथ एशिया की स्थिति है, अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाओं के विड्रॉल के पश्चात, उसमें इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ आवश्यक हो जाता है कि भारत अपने संबंधों को बेहतर बनाए। इसके अलावा ईरान, सऊदी अरेबिया के साथ भी भारत ने संबंधों को बेहतर बनाने का काम किया। ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट है
उसको विकसित करने की ओर भारत ने कदम बढ़ाए थे। ये अलग बात है कि अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती ने इस प्रोजेक्ट को पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चीन के साथ शुरुआती दौर में मोदी के समय में ऐसा लगा कि संबंध अच्छे बन रहे हैं। मोदी ने चीन की यात्रा की, शी जिनपिंग भी भारत आए, और आप सबको याद होगा कि कैसे पहली बार गुजरात और दूसरी बार तमिलनाडु में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, और दोस्ती की ओर कदम बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा था। लेकिन जब शी जिनपिंग भारत आए थे, उसी समय भारत के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में जो घटनाएं घटी, चीनी सेना के द्वारा जो घुसपैठ की गई, उससे ऐसा लगा कि चीन अभी भी एक फ्रॉडुलेंट जो पॉलिसी है उसको अपना रहा है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है, और आगे जाकर ये बात आप पूरी तरीके से सही होते देखते हैं जब चीन के द्वारा लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ की गई। तो चीन के साथ भी, और जो उसके द्वारा BRI को अपनाया गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपनाया गया, उसको लेकर भारत की चिंता रही है, और भारत ने इस BRI को एक इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के रूप में देखा है। इस पॉलिसी के माध्यम से, इस इनिशिएटिव के माध्यम से चीन ने अपने जो प्रभुत्व है उसको बढ़ाने की कोशिश की है, और भारत के इर्द गिर्द उसने एक प्रकार की घेराबंदी कर दी है। अफ्रीका में भी उसने कदम बढ़ाए हैं, यूरोप में भी उसकी बढ़त हुई है, और पिछले 2 या 3 वर्षों से हम देखते हैं कि भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि उसका चीन के साथ प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि चीन मिलिटरली, इकोनॉमिकली कहीं ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन हम अभी भी चीन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जितना कि मुझे समझ में आता है। अब भारत को इस दिशा में विचार करने की ज़रूरत है, और भारत को चिंतित होने की ज़रूरत है चीन, रूस और पाकिस्तान के बढ़ती दोस्ती से। अमेरिका ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से वापस जाते समय भारत को लूप में नहीं लिया, और भारत के इंटरेस्ट को उसने ध्यान में नहीं रखा, उससे ये पता चलता है कि अमेरिका अभी भी 7वें जहाजी बेड़े के मोड में ही है। 7th फ्लीट जैसे उसने 71 में भेजी थी, उसी मोड में है। हाँ, उससे इंटेंसिटी कम हो गई होगी, लेकिन भारत के इंटरेस्ट को लेकर वो चिंतित हो ऐसा नहीं है। भारत को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, और इसलिए साउथ एशिया में या क्षेत्रीय स्तर पर भारत को अपने मित्रों को बनाने की आवश्यकता दिखाई देती है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भारत के लिए एक चैलेंज है, एक खतरा है, और अभी पिछले लगभग 15-20 दिनों में एक बार फिर ये बात स्पष्ट होकर सामने आई है, और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में जो टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसमें चीन का भी योगदान है। चीन की टेक्नोलॉजी का भी वो प्रयोग कर रहा है। मोदी जी के द्वारा टेररिज्म पर बहुत फोकस किया गया है, और इसका उन्होंने विरोध किया है हर फोरम पे। लेकिन इस पर ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्या टेररिज्म पर इतना अधिक फोकस करना सिर्फ इसी कारण से है, या इसके पीछे कुछ और निहितार्थ भी है। यानी जब चुनाव आने वाले होते हैं, उस समय इस प्रकार की घटनाओं पर बहुत बात होने लगती है, और ये कहा जाने लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की जा रही है। भारत आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने लगता है। ऑल्दो जो डेटा है वो ये शो करता है कि
पिछले कुछ समय में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कम हुई हैं, और उनसे जो सिविलियंस को नुकसान हुआ है वो भी कम हुआ है। और ऐसे में जो टेररिज्म पर बहुत ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो थोड़ा एक प्रश्न उत्पन्न कर देता है। खैर, फॉरेन पॉलिसी एक बड़ा ही परिवर्तनकारी क्षेत्र है, जहाँ पर नथिंग इज सर्टेन, कुछ भी निश्चित नहीं होता है, उसमें इतने वेरिएबल्स हैं कि इट कीप्स चेंजिंग। आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। कहाँ किसी ने ऐसा सोचा था कि अमेरिका इस तरीके से मजबूर हो जाएगा चीन के सामने। उसने ट्रेड वॉर तो चीन के साथ शुरू कर दिया, लेकिन उसमें अमेरिका को ही नुकसान होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसके अलावा भारत ने जो रीजनल फोरम्स हैं उन पर भी इस दौरान अपनी जो मौजूदगी है उसे दर्ज कराया है। G20 ले लीजिए, या इसके अलावा ब्रिक्स ले लीजिए, बिम्स्टेक का निर्माण भी हुआ था, और बे ऑफ बंगाल जो इनिशिएटिव है साथ साथ काम करने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर आप अभी कुछ समय पूर्व के कार्यों को देखें तो उसमें क्वाड का निर्माण किया गया, जो एक मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए अलायंस कहा जा सकता है। तो जो मोदी जी के सामने चैलेंजेस हैं, एक तो इकोनॉमिक चैलेंज है, क्योंकि जब मोदी जी सत्ता में आए थे उस समय भारत का जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी लो था। In fact, India's growth rate had fallen to a low not seen since 2002. फिर इसके अलावा विश्व इस समय कैसा हो गया था? मल्टीपोलर हो गया था। Multipolarity was rising, particularly the economic and political rise of China was a matter of concern for the world. तो मल्टीपोलैरिटी, राइज ऑफ चाइना, हमारा घटता ग्रोथ रेट, इन सभी ने मोदी जी के लिए एक चैलेंज प्रस्तुत कर रखा था। चुनौती थी उनके सामने कि इसको कैसे हल किया जाए, हाउ टू मैनेज रिलेशंस विद चाइना, हाउ टू थॉट इट्स अटेम्प्ट्स टू एक्सपैंड इटसेल्फ। जिस तरीके से चीन साउथ चाइना सी में अपने आप को बढ़ा रहा था और एक ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर रहा था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर वी कैन से, इन द फॉर्म ऑफ BRI। जिस तरीके से ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बने थे उसी तरीके से चीन के द्वारा भी एक सेपरेट, एक नया, एक ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बनाया जा रहा था BRI के माध्यम से। और it was a matter of concern not only for superpowers like America but for regional powers also like China. तो इस समय जो चैलेंज है वो रीजनल लेवल पर तो है ही, इसके अलावा जो पावर इक्वेशंस हैं वो जिस तरीके से बदल रहे हैं उसमें भी भारत के लिए अपने आपको बनाए रखना, यानी एक मिडिल पावर के रूप में इंडिया को अब देखा जा रहा था। इंडिया इज नो मोर डेवलपिंग कंट्री, इकोनॉमिकली वो उसका विकास हुआ है और इट इज़ इन अ बेटर पोजीशन नाउ। मिलिटरली भी वो बेहतर पोजीशन में है, लेकिन उसके बावजूद जो नए चैलेंजेस आ गए हैं, जिस तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा है, जिस तरीके से पिछले 1.5 साल में चीन के द्वारा अपनी गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं, गलवान घाटी की झड़प उसका एक नमूना है। तो इन सब में मोदी जी के लिए चैलेंज है कि वो कैसे एक इंडिया को एक लीडिंग पावर
के रूप में स्थापित रख सकें। तो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में हम नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके अलावा जो रीजनल फोरम्स हैं या और जो अलग तरीके के फोरम्स हैं, उन पर हम उनको काम करते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से इन फोरम्स पे मोदी जी के द्वारा एक प्रेजेंस को बनाने का काम किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ भारत ने अपने रिश्तों को बनाया है सो दैट इट कैन बैलेंस चाइना। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू टेक मेंबरशिप ऑफ वेरियस ग्लोबल एंड रीजनल इंस्टीट्यूशंस। और ये देखा गया कि भारत की भारत एपेक का मेंबर बनना चाहता था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भारत एससीओ का मेंबर बनना चाहता था। और इस दौड़ में उसको ऐसे और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी मेंबरशिप तो मिल गई, और जिनकी मेंबरशिप वो चाहता था वो नहीं मिल पाई। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि भारत बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बन गया है, जो उसके लिए लाभदायक कम है, और उससे उसे उसके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। बट we can see that Modi has emerged as a strong leader। जो सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं उनमें भी आप देखते हैं कि मोदी जी को एक विश्व के स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स के रूप में देखा जाता है। So we can see that Prime Minister Narendra Modi's foreign policy has been characterized by great energy, a desire to break the mold of the past, and a penchant for risk making। तो जिस एनर्जी की ज़रूरत हम लोगों को महसूस हुआ करती थी कि फॉरेन पॉलिसी में होनी चाहिए, हमारे नेतृत्व में होनी चाहिए, वो मोदी के अंदर हम देखते हैं। और एक लड़खड़ाती हुई फॉरेन पॉलिसी की जगह आज एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी को देखा जा सकता है। ऑल्दो क्रिटिक्स कह सकते हैं कि इतनी यात्राओं के बाद भारत को क्या मिला, चीन के साथ हमको दुश्मनी मिली, चीन भारत पर हमला कर रहा है। बट एज वी सेड दैट फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और उनको गॉज नहीं किया जा सकता सबको, और इसलिए ऐसे चैलेंजेस, ऐसे सेटबैक्स होना स्वाभाविक है। आज का जो विश्व है वो मल्टीपोलैरिटी और मल्टीलेटरलिज्म से प्रभावित है। और ऐसे समय में जबकि सत्ता के अनेक स्तर हैं, अनेक केंद्र हैं, भारत के लिए भी यह एक चुनौती है कि कैसे वो चीन पाकिस्तान या चीन रूस अलायंस के बीच में साउथ एशिया में अपने अपना जो महत्व है उसको बनाए रखे। सो as we saw that India has tried under Modi to have good economic relations, trade relations uh, with most developed countries like Japan, etc. It has cultivated relations with France also, जिससे हमें आर्म्स का भी जो परचेज है वो हम करते रहे हैं। सो नेबरहुड फर्स्ट से हम जो मेजर पावर्स हैं वहाँ तक अपने रिश्तों को बनाने में सक्षम हुए हैं। सार्क की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि 2016 में
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था उसकी वजह से सार्क की जो बैठक पाकिस्तान में आयोजित थी उसका भारत के द्वारा विरोध किया गया और भारत उसमें शामिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से सार्क आज उसका अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बिकॉज इट हैज़ बीन सीन कि सार्क बायलेटरल इश्यूज से ज़्यादा प्रभावित रहा है और वो डोमिनेट करते रहे हैं वहाँ पर। नेपाल के साथ अगर हम अपने रिश्तों की बात करें इस दौरान, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। 2015 में नेपाल में नया संविधान बना और इस नए संविधान में जो मधेसीज थे उनको उनके राइट्स को एड्रेस नहीं किया गया था। ऐसे में भारत इंडिया वॉज कॉट अनअवेयर्स और न्यू दिल्ली woke up at the last minute, and then Foreign Secretary Jaishankar was sent to Kathmandu to retrieve the situation. But it was quite late. Finally, a road blockade softened the Nepalese. तो इस रोड ब्लॉकेड ने नेपाल पर दबाव तो डाला लेकिन टेंशन क्रिएट हुआ और इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू दिल्ली के इशारे पर या कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली बैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कू was held in नेपाल। और उसके बाद जो केपी शर्मा ओली वहाँ पर प्रधानमंत्री थे, उनकी जगह पर पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री, प्रचंड जिनको कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जो डैमेज था वो हो चुका था और केपी शर्मा ओली भारत विरोधी भावनाओं को रखें, ये स्वाभाविक दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर हम श्रीलंका की ओर जाएं तो we can see that the new Indian assertiveness was visible in Sri Lanka. यहाँ पर भी भारत के इंटरवेंशन पर यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे वो पराजित हो गए। The man who defeated the LTTE became anathema to New Delhi because of the burgeoning links between Sri Lanka and China. चीन के साथ श्रीलंका के रिश्ते बढ़ रहे थे और एक बड़ी गंभीर जो चिंता का विषय था भारत के लिए वो ये कि चीन की जो सबमरीन थी वो कोलंबो हार्बर पर तैनात हुई 2014 और 2015 में। तो ये भारत के लिए कंसर्न का विषय था। मालदीव्स को विजिट नहीं किया भारत ने प्रधानमंत्री जी ने हमारे, क्योंकि मालदीव्स में सत्ता परिवर्तन हो गया था और मोहम्मद नशीद जो प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया था और उनके पश्चात अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बने थे और जो लगातार अपनी जो सत्ता थी उसको कंसोलिडेट कर रहे थे। भारत का समर्थन मोहम्मद नाशीद के प्रति था और भारत उनको ही यहाँ पर राष्ट्रपति बनाए रखना चाहता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन बाकी जैसे हम लोगों ने बात की कि मॉरिशस, सेशल्स, ये जो इंडियन ओशन के द्वीप हैं उनमें मोदी जी ने यात्रा की और उनके साथ संबंधों को बना के रखा। नाउ वी सी दैट इंडिया रियलाइजेस दैट देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, यानी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हमें फॉरेन पॉलिसी लेवल पर सुलझाने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी जो दो समस्याएं हैं वो पाकिस्तान और चीन की है। LOC पर और LAC पर दोनों जगह पर तनाव लगातार बना हुआ है, आज भी समस्याएं बनी हुई हैं। इस्लामाबाद इमरान खान के प्रधानमंत्रित्व में is not at all friendly with India और मिलिट्री से प्रेरित, मिलिट्री से कंट्रोल्ड इमरान खान का जो शासन है वो भारत के साथ लगातार तनावपूर्ण संबंधों को
बढ़ाता रहा है, बनाया हुआ है उसने। तो कई टेररिस्ट अटैक्स के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थोड़ी बहुत कॉर्डियलिटी उत्पन्न हुई थी, वो समाप्त होती दिखाई दे रही है, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, दे आर टेकिंग अस नोवेयर इट सीम्स। चीन के साथ तो हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से 2014-15 की विजिट के बाद फिर हम बैक टू स्क्वायर वन खड़े हुए हैं। नेचुरल अलाई के रूप में हम अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय से ही इम्प्रूव हुए हैं। एंड जापान हमारा एक और नेचुरल अलाई है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमारे मीट करता है, सर्व करता है। अच्छा, एक बात और दिखाई देती है, वो ये कि ऑल्दो मोदी जी ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही, मेक इन इंडिया की बात कही, लेकिन जो वेरियस फोरम्स हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि हम पॉलिटिकल जो दांव पेच है उसमें फंसकर रह जाते हैं। यानी फोरम इकोनॉमिक रीजन से होते हुए भी हम उसका जो वास्तविक एजेंडा है उसको भूल जाते हैं और उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करने लगते हैं, जो शायद उतना प्रोडक्टिव नहीं कहा जाएगा। जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है तब तो हम विशेष रूप से ये देखते हैं कि जहाँ कहीं भी भारत और पाकिस्तान किसी फोरम पर जा रहे होते हैं, वो इकोनॉमिक फोरम ही क्यों ना हो, तो वो पॉलिटिकल एंगल आ जाता है और पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। हम अलग से हमारे जो दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बातचीत करते हैं, और इकोनॉमिक जो कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है या एग्रीमेंट हो सकता है, इट गेट्स ओवर शेडोड बाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर हम ब्रिक्स वगैरह की बात करें या ईस्ट एशिया समिट या G20 की बात करें, तो उसमें ज़रूर इंडिया हैज़ बीन एबल टू चैम्पियन इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कुछ क्रिटिक्स के द्वारा ये कहा जाता है कि मोदी सीम्स टू बी ऑन ए परमानेंट इलेक्शन कैंपेन, मतलब कि मोदी जी हैज बीन अनेबल टू टेक टफ डिसीजंस which may be needed for the next wave of reforms। तो ऐसा लगता है कि उनके द्वारा वो हमेशा इलेक्शन कैंपेन पे रहते हैं और टफ डिसीजंस नहीं लेते हैं, क्योंकि टफ डिसीजंस लेने पर लोगों में नाराज़गी हो सकती है, और पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा अगर हम फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में केटर करने लगेंगे तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू टेक टफ डिसीजंस। या जब हम पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखकर कुछ एक्शंस करें तो वो भी गलत है। और अगर भारत में पाकिस्तान पर जनता चाहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और हम उसको ऐसा सर्व कर दे कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो ये ऐसा महसूस होने लगता है कि इलेक्शन कैंपेन चल रहा है जहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रस्तुत किया जा रहा है, which is not correct. It is not in the interest of the nation. In fact, जो सही निर्णय है वो लेने की ज़रूरत है, ना कि पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान हमारे लिए आज एक कंसर्न का मुद्दा है, और जो मुझे समझ में आता है कि प्रैक्टिकलिटी इसी में होगी कि अफ़गानिस्तान के साथ हम बातचीत रखें। अफ़गानिस्तान में चाहे तालिबान की ही सरकार क्यों ना हो, उसके साथ बातचीत करके उसके साथ संबंध को बनाए रखना, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत के इंटरेस्ट में ही होगा। ये कहने की जगह कि तालिबान के साथ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि
वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम है जो अ, हमारे आदर्शों के खिलाफ है, तो वो उचित नहीं होगा। इनफैक्ट अक्लमंदी इसी में है कि अफ़गानिस्तान के साथ हम बातचीत को रखें, और सीमित तरीके से ही क्यों ना हो ऐसा। तो अभी जो हमारे सामने चिंता के विषय हैं वो अफ़गानिस्तान है, चीन का जो प्रसार है, इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, मैरीटाइम डिप्लोमेसी पर हमको और काम करने की ज़रूरत है। हमें अमेरिका के साथ अपनी मित्रता के चश्मे से बाकी देशों के साथ अपनी मित्रता को नहीं देखना चाहिए। ये बात मैं ईरान और सऊदी अरेबिया के संदर्भ में कह रही हूँ। अगर हम अमेरिका के चश्मे से इनको देखेंगे तो हमारे इनके साथ जो रिश्ते कहीं बेहतर हुआ करते थे उनको नुकसान पहुंच सकता है। इज़राइल के साथ इधर भारत के रिश्ते अच्छे हुए हैं, और उससे हमें जो स्ट्रैटेजिक जो सहायता है वो भी प्राप्त हो सकी है। सो these are some areas where we see Modi's government, PMO working, and at foreign policy level, of course, there will always be some opportunities and some challenges.